तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत फोटोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। फोटोकेमिस्ट्री एक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा विकिरण ऊर्जा के द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। It means photochemistry is the study of chemical processes that occurs because of the absorption of light. The study of photochemical synthesis, that is sunlight, to derive important chemical reaction or to generate electricity is of the great practical significance for the development of sustainable source of energy. अर्थात फोटोकेमिस्ट्री हमारी जो रासायनिक प्रोसीजर फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फोटोकेमिकल सिस्टम में दो सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है प्राकृतिक अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस की और दूसरी है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होकर के एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये हमारे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से फोटो सेल जो बनते हैं वो हमारे ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यहाँ पर सोलर सेल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। यदि हम इस रासायनिक प्रक्रिया को देखें तो प्राकृतिक रूप से जो अभिक्रिया है पत्ती पर यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में भूमि से जल अवशोषित करके और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पौधों के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण और इसके द्वारा निकलने वाली ऑक्सीजन, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लगातार चलने वाली एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या फोटो रिएक्शन है। यहाँ पर रसायन विज्ञान इसमें जो क्लोरोफिल है ये पत्ती में पाया जाता है और यहाँ इस तरह से वो एक प्रोड्यूसर का कार्य करती है और पूरे पौधे के पोषण का और फल के निर्माण यानी जितना भी उसका जो पौधे का अपना भोजन है वो खुद बनाते हैं और इस तरह से प्लांट जो है सबसे बड़े प्रोड्यूसर का काम करते हैं। फोटोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ नियम हैं। फोटोकेमिस्ट्री वास्तव में जो विजिबल स्पेक्ट्रा है उसी की रेडिएशंस का ज़्यादातर यहाँ पर उपयोग होता है और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह का यहाँ पर ट्रांजिशन पाया जाता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। तो यहाँ पर मुख्य रूप से फोटोकेमिस्ट्री में पाई टू पाई स्टार एंड दूसरा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, 2 तरह के ट्रांजिशन का ही मुख्य रूप से उपयोग होता है। फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनका कि हम अध्ययन करते हैं। इसमें है ग्रोथस-ड्रापर लॉ। ग्रोथस-ड्रापर लॉ 1818 में ग्रोथस एवं ड्रापर के गुणात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया गया। इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों के द्वारा संपन्न होती है जिनका निकाय या अभिकारकों के द्वारा अवशोषण होता है, यानी विशिष्ट अवशोषित विकिरणों के द्वारा ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस बात को ग्रोथस एंड ड्रापर नामक 2 वैज्ञानिकों ने बताया था। तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया एक विशिष्ट विकिरण के द्वारा होती है। इट मीन्स फोटोकेमिकल चेंज टेक्स प्लेस ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जहाँ रासायनिक अभिक्रिया में एक पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स तरंग दैर्ध्य का विकिरण अवशोषित होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। It is
आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन, या प्रकाश रासायनिक सक्रियण का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। तो ग्रोटस और ड्रॉपर के नियम में ये है कि ये केवल गुणात्मक नियम है और इसके अवशोषित होने पर प्रकाश की मात्रा तथा अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में क्या संबंध है इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। यानी ये एक इस नियम की कमी भी है कि यहाँ पर कितनी मात्रा में प्रकाश अवशोषित हुआ और कितनी अभिक्रिया के में अणुओं की संख्या है, इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बताता है। तो इस तरह से ग्रोथस और ड्रॉपर ने फोटोकेमिस्ट्री की शुरुआत की थी। अब इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और नियम है जिसके बारे में हम बात करते हैं। इस नियम को स्टार्क और आइंस्टाइन का नियम कहते हैं। ये नियम स्टार्क और आइंस्टाइन के द्वारा 1912 में दिया गया था और प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी इसको हम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट भी इसको कहा जाता है। तो प्रकाश रसायन का ये दूसरा मूल नियम है जिसे हम अध्ययन करते हैं और ये यहाँ पर मात्रात्मक अध्ययन भी उसका किया गया। इस प्रकाश रसायन के पहले और दूसरे दोनों नियम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्राइमरी स्टेप में ही प्रयुक्त होते हैं। यानी प्राइमरी स्टेप का मतलब है कोई भी अभिकारक A है, उसने लाइट का अवशोषण किया और A स्टार में परिवर्तित हो गया। फोटोन अवशोषण के पश्चात उत्तेजित अणु A स्टार इतना ज़्यादा अस्थायी हो जाता है कि दूसरे फोटोन के अवशोषण करने से पहले ही ये उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के प्रथम चरण में क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु एक फोटोन के अवशोषण के द्वारा सक्रियत होता है, अर्थात एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करके सक्रियत होगा। यहाँ पर सक्रियत या एक्टिवेटेड शब्द का अर्थ है भौतिक रूप से उत्तेजित अणु, न कि रासायनिक रूप से सक्रिय अणु। अर्थात प्रथम चरण में ऊर्जा का अवशोषण होने पर अणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इस उत्तेजित अवस्था में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यानी अणु की जो रासायनिक गुण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल वो एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेट में जाता है और न ही वो किसी अन्य प्रजाति में रूपांतरित होता है। अतः प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि एक अणु एक अवशोषण के एक फोटोन का अवशोषण करके क्रिया करता है। वस्तुतः एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करके सक्रिय होता है और प्रत्येक सक्रियत अणु क्रिया का उत्पाद दे, ये जरूरी नहीं है। प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम क्वांटम सक्रियण सिद्धांत भी कहलाता है। माना कि किसी प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के प्रक्रम में अवशोषित होने वाली ऊर्जा की मात्रा E है, तो E = Nhν होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि E = Nhν। और ये Nhν चूँकि एनर्जी है और एनर्जी को हम अर्ग में नापते हैं इसके अंदर, क्योंकि ऊर्जा की कम मात्रा होती है। n आप सभी जानते हैं आवोगाड्रो संख्या जो कि 6.023 × 10⁻23 के बराबर होती है। h यहाँ पर प्लांक स्थिरांक होता है और प्लांक स्थिरांक का मान जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी लिखा दिखाई दे रहा है 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ग प्रति सेकंड होता है। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है जो कि अवशोषित विकिरण की आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है E = Nhν, ये एनर्जी 1 आइंस्टीन के बराबर होगी। यानी जब n का मान आवोगाड्रो के नंबर के बराबर होगा और h प्लांक कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर होगा, तो उस समय उस एनर्जी की मात्रा को E = Nhν को हम 1 आइंस्टीन भी
कह सकते हैं, जैसा कि स्टार्क और आइंस्टीन ने बताया था। तो इन सब वैल्यूज़ को जब हम रख देते हैं तो इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की इकाई जो है वो नैनोमीटर में ली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और यदि हम न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा लेंगे तो लैम्डा का जो मान रखा जाएगा वो नैनोमीटर में रखा जाता है। नैनोमीटर यानी 1 nm, 1 nm इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। प्रकाश ऊर्जा के एक फोटोन की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है। अतः फोटोन और क्वांटम भी ऊर्जा की इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऊर्जा की एक अन्य इकाई आइंस्टीन, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से संबंधित है, इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एवोगाड्रो संख्या के फोटोनों की ऊर्जा एक आइंस्टीन कहलाती है। अतः आइंस्टीन भी ऊर्जा का मात्रक है। दूसरे नियमानुसार चूंकि एक अणु एक फोटोन अवशोषित करता है, अतः पदार्थ के 1 मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी एक आइंस्टीन कहलाएगी, यानी 1 मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान भी एक आइंस्टीन कहलाता है। तो इस तरह से इन सभी संबंधों के द्वारा स्पष्ट है कि ऊर्जा E किसके समानुपाती है? तरंग दैर्ध्य के फ्रीक्वेंसी के समानुपाती और तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा की एक और इकाई जो है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, ये ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल इसके बराबर होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो इस तरह से स्टार्क और आइंस्टीन के लॉ और ग्रोथस-ड्रापर लॉ दोनों फोटोकेमिस्ट्री के महत्वपूर्ण लॉ हैं। इन्होंने केवल इसके एक्साइटेशन के बारे में बताया कि एक फोटोन जब भी लाइट का अवशोषित होगा तो एक अणु एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सारा ही जो एक्साइटेड है वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाए। वो प्रोडक्ट में कितनी मात्रा में परिवर्तित होगा ये उसकी अन्य रासायनिक प्रोसीजर की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो है वो कितनी प्रकार का होता है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो कि पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में होता है, वो पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश के क्षेत्र वाला अवशोषण इसके अंतर्गत आता है, जो कि 4 प्रकार का है: सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षक से उत्तेजित होकर के और विपरीत बंधी कक्षक में चला जाता है। विपरीत बंधी कक्षक और बंधी कक्षक के बीच में, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार के बीच में ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से ये हमारे अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आते हैं, जिसके बारे में हम आपको यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत भी बता चुके हैं। अतः जो हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण फोटोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए उपयोगी जो स्पेक्ट्रा होते हैं या उपयोगी क्षेत्र हैं फोटोकेमिस्ट्री के हिसाब से, विजिबल और यूवी के अंतर्गत, वो है आपका पाई टू पाई स्टार संक्रमण और दूसरा है एन टू पाई स्टार संक्रमण। पाई टू पाई स्टार संक्रमण मोस्टली असंतृप्त यौगिकों में होता है, और इन असंतृप्त यौगिकों में केवल पाई बॉन्ड पाया जाता है, और इसके अंतर्गत आपके डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन,
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले अन्य कंपाउंड जिनमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और N2 स्टार ट्रांजिशन जो है उसके अंतर्गत कार्बोनाइल कंपाउंड और C डबल बॉन्ड O ग्रुप रखने वाले बहुत से कंपाउंड्स आ जाते हैं। यहाँ पर हम मुख्य रूप से आपको फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने के पश्चात होने वाली रासायनिक अभिक्रिया और N2 स्टार ट्रांजिशन के होने से उसके पश्चात होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम अगले वीडियो में इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं और जैबलोव्स्की डायग्राम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।